नमस्ते दोस्तों। सोचिए, रात के 2 बजे हैं। मोबाइल की स्क्रीन आपके चेहरे को रोशन कर रही है। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक किसी की लाइफ दिखती है। लैपटॉप, कॉफी, समुद्र का किनारा और कैप्शन लिखा है, लिविंग माई ड्रीम लाइफ। उसी पल आपके दिमाग में एक सवाल उठता है जो शायद आपने कई बार खुद से पूछा होगा। ये लोग अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या इनकी किस्मत अच्छी होती है या मेरे अंदर ही कुछ कमी है? हम में से ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, रोज समय पर उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन रहता है। लगता है जैसे हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन दिशा सही नहीं है। स्कूल ने हमें पढ़ना सिखाया, कॉलेज ने डिग्री दी, नौकरी ने तनख्वाह दी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वेल्थ असल में होती क्या है। आज की इस वीडियो में हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें नहीं सुनने वाले, न कोई सपना बेचने वाला फॉर्मूला, न कोई 30 दिन में अमीर बनो वाली कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो शोर नहीं करता, लेकिन जिसकी एक एक लाइन लोगों की सोच बदल देती है। उसका नाम है नेवल रविकांत। नेवल रविकांत कहते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत का इंतजार मत करो। वो कहते हैं कि अगर आप सही तरीके से खेल खेलते हो, सही फैसले लेते हो और सही चीजों पर काम करते हो, तो अमीरी कोई दुर्घटना नहीं होती, वो एक नतीजा होती है। उनकी किताब हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी कोई किताब जैसी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई समझदार दोस्त चुपचाप आपको जिंदगी का सबसे जरूरी सच बता रहा हो। यह किताब आपको ये नहीं सिखाती कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं, ये आपको ये सिखाती है कि जिंदगी को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, सवाल यह है कि आप जो कर रहे हो वो आपको लंबे समय में आजादी देगा या नहीं। इसी सवाल के जवाब से इस किताब का पहला अध्याय शुरू होता है। नेवल रविकांत सबसे पहले हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। पहले अध्याय में वो बताते हैं कि पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, बल्कि एक और चीज है जिसके पीछे भागना चाहिए, और वही चीज तय करती है कि आप सिर्फ जिंदा रहोगे या सच में अमीर बनोगे। अब चलिए उसी पहले अध्याय की तरफ चलते हैं जहां से सोच बदलनी शुरू होती है। चैप्टर 1, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। जब नेवल रविकांत सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस कहते हैं तो पहली बार सुनने में ये लाइन थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पैसा कमाओ, बड़ी सैलरी लो, अच्छी गाड़ी चलाओ, लोग इज्जत करें। लेकिन नेवल यहीं पर खेल पलट देते हैं। वो कहते हैं कि पैसा और स्टेटस दोनों धोखा दे सकते हैं, लेकिन वेल्थ कभी नहीं। मान लीजिए एक इंसान है जो महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि यह बहुत सफल है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वो 1 महीने काम पर जाना बंद कर दे तो अगले महीने उसकी कमाई भी बंद हो जाएगी। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो शायद सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखता नहीं, कोई बड़ा ओहदा नहीं, लेकिन उसके पास एक ऐसा बिजनेस है जो रोज अपने आप पैसे पैदा कर रहा है। उसे रोज ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं। यही फर्क है पैसे और वेल्थ में। नेवल के हिसाब से वेल्थ वो चीज है जो तब भी काम करती है जब आप सो रहे होते हो, और पैसा अक्सर तब आता है जब आप जाग रहे होते हो और किसी के लिए काम कर रहे होते हो। इसलिए वो कहते हैं कि पैसा लक्ष्य मत बनाओ, वेल्थ को लक्ष्य बनाओ। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मुकेश अंबानी को ही ले लीजिए। वो रोज रिलायंस के हर स्टोर पर खड़े होकर तेल नहीं बेचते। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक नेटवर्क बनाया, एक ऐसी मशीनरी खड़ी की जो उनके बिना भी वैल्यू क्रिएट करती है। यही वेल्थ है। वही सिस्टम आज लाखों लोगों को नौकरी देता है और अरबों की कमाई करता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा CEO भी हो सकता है जिसकी सैलरी करोड़ों में है, लेकिन अगर कल बोर्ड उसे हटा दे तो उसकी कमाई वहीं रुक जाएगी। स्टेटस चला गया, पैसा भी चला गया। इसलिए नेवल स्टेटस को एक खतरनाक खेल मानते हैं, क्योंकि स्टेटस जीरो सम गेम है। अगर कोई ऊपर जाता है तो कोई नीचे आता है, लेकिन वेल्थ ऐसा खेल नहीं है। वेल्थ बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बिना किसी को नीचे गिराए। नेवल एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि स्टेटस अक्सर आपको व्यस्त रखता है, लेकिन अमीर नहीं बनाता। मीटिंग्स, ईमेल्स, दिखावे वाली जिंदगी, सब कुछ बाहर से बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अंदर से खाली होता है। जबकि वेल्थ अक्सर शांत होती है। वो दिखती नहीं, शोर नहीं करती, लेकिन समय के साथ बहुत ताकतवर बन जाती है। एक और उदाहरण सोचिए। एक यूट्यूबर है जो रोज लाइव आता है, रोज मेहनत करता है, लेकिन उसने कभी अपना कंटेंट सिस्टम नहीं बनाया। अगर वो रुक गया
तो कमाई रुक जाएगी। वहीं दूसरा यूट्यूबर है जिसने कुछ एवरग्रीन वीडियो बनाए, कोर्स बनाया, डिजिटल प्रोडक्ट बनाया। अब वो कम वीडियो डालता है, फिर भी उसकी इनकम चलती रहती है। पहला पैसा कमा रहा है, दूसरा वेल्थ बना रहा है। यहीं पर नेवल हमें एक बहुत जरूरी सोच सिखाते हैं। वो कहते हैं कि सवाल ये मत पूछो कि मैं कितना कमा रहा हूं, सवाल ये पूछो कि अगर मैं 1 साल काम बंद कर दूं तो क्या मेरी इनकम जिंदा रहेगी। अगर जवाब ना है तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, वेल्थ के पीछे नहीं। और यही वजह है कि नेवल कहते हैं, पहले वेल्थ बनाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। पहले सिस्टम बनाओ, स्टेटस लोग खुद दे देंगे। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे, सिर्फ पैसा और इज्जत के पीछे भागोगे, तो पूरी जिंदगी दौड़ते रह जाओगे। यही इस पहले अध्याय का सबसे बड़ा सच है। और यहीं से इस किताब की सोच आम लोगों से अलग हो जाती है, क्योंकि ये किताब आपको तेज दौड़ना नहीं सिखाती, ये आपको सही दिशा में चलना सिखाती है। और अब अगला सवाल अपने आप पैदा होता है, अगर वेल्थ इतनी जरूरी है तो फिर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्या इसलिए कि वो अनलकी होते हैं, या इसलिए कि वो सही खेल खेल ही नहीं रहे? यही सवाल हमें अगले अध्याय तक ले जाता है, जहां नेवल एक और बड़ा भ्रम तोड़ते हैं कि अमीरी किस्मत का खेल है। चैप्टर 2, मेकिंग मनी इजंट अबाउट लक। अक्सर जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो सबसे आसान लाइन जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है, ये तो लकी था। ये लाइन हमें सुकून देती है, क्योंकि अगर सामने वाला लकी था तो हमारी नाकामी हमारी गलती नहीं लगती। लेकिन नेवल रविकांत इसी सोच पर सीधा हमला करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा बनाना किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। जरा गौर कीजिए, अगर अमीरी सिर्फ लक से आती तो दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते जो बार बार सफल होते हैं? एक इंसान एक बार लकी हो सकता है, लेकिन जो लोग बार बार सही जगह पहुंचते हैं वो सिर्फ लकी नहीं होते, वो तैयार होते हैं। नेवल कहते हैं कि लक भी कई तरह का होता है। कुछ लक ऐसा होता है जो बिना मांगे मिल जाता है, लेकिन उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक तरह का लक ऐसा भी होता है जो आप खुद बनाते हो। जब आप लगातार काम करते हो, सीखते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो मौके खुद आपको ढूंढते हैं। बाहर से देखने वाले को वो लक लगता है, लेकिन अंदर से वो सालों की तैयारी होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। धीरू भाई अंबानी को ही देख लीजिए। आज लोग कहते हैं कि वो सही समय पर सही जगह थे, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उन्होंने कितने रिस्क लिए, कितनी बार फेलियर झेला और कितनी बार लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अगर वो सिर्फ लकी होते तो रिलायंस एक एक्सीडेंट होती, लेकिन रिलायंस आज भी ग्रो कर रही है, क्योंकि वो लक नहीं, सिस्टम और विजन का नतीजा थी। इलॉन मस्क को देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन इंडस्ट्रीज में सफल होना लक नहीं हो सकता। पेपैल के बाद टेस्ला, फिर स्पेस एक्स। अगर लक ही वजह होती तो एक जगह खत्म हो जाता, लेकिन असल में उसने बार बार वही काम किया, हार्ड प्रॉब्लम्स चुने, लॉन्ग टर्म रिस्क लिया और सीखते हुए आगे बढ़ता रहा। बाहर से देखने वालों को यह सब लक लगता है, लेकिन अंदर से ये ऑब्सेशन और क्लैरिटी होती है। नेवल एक बहुत सिंपल लाइन कहते हैं, लक तब आता है जब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी टकराते हैं। आप अगर बैठे रहोगे और सिर्फ मौके का इंतजार करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन अगर आप रोज खुद को बेहतर बनाते रहोगे तो मौके खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक रोज कंप्लेंट करता है कि उसे चांस नहीं मिला, दूसरा रोज सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाता है। 5 साल बाद जब दूसरे को मौका मिलता है तो पहला कहता है तू लकी है, लेकिन वो लक नहीं होता, वो कंपाउंड एफर्ट होता है। नेवल इसीलिए कहते हैं कि अमीरी कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें एक बार नंबर लग गया और सब बदल गया। ये शतरंज जैसा खेल है जहां हर मूव मायने रखता है। आप हर दिन जो छोटे फैसले लेते हो वही मिलकर आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं। और यही वजह है कि नेवल लोगों को जल्दी अमीर बनने की सलाह नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो देर से सही, लेकिन टिकाऊ अमीरी आएगी, और जो चीज टिकती है वही असली वेल्थ होती है। इस अध्याय के बाद एक बात बहुत साफ हो जाती है, अगर पैसा लक से नहीं बनता तो फिर असली प्रॉब्लम लक की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम है वो तरीका जिससे ज्यादातर लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है, जहां नेवल एक ऐसा सच बताते हैं जो सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन जिंदगी बदल सकता है। वो कहते हैं कि जब तक आप अपना समय बेच रहे हो तब तक आप कभी भी ट्रूली रिच नहीं बन सकते। चैप्टर 3, यू वोंट गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम।
जब नेवल रविकांत कहते हैं कि यू वोंट गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, तो ये लाइन सुनने में थोड़ी हार्श लगती है, लेकिन यही इस किताब का सबसे अनकंफर्टेबल सच भी है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही करते हैं, अपने घंटे किसी और को दे देते हैं और बदले में पैसा ले लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो दिन के 10 घंटे काम करता है, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा। लेकिन दिन में घंटे सीमित हैं, शरीर भी सीमित है, और यहीं पर सीलिंग आ जाती है। चाहे आप कितने ही मेहनती क्यों ना हों, आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी कमाई की भी एक अपर लिमिट है। अब इसी बात को एक स्टोरी से समझिए। इन्फोसिस के कोफाउंडर नारायण मूर्ति जब यंग थे, तब उन्होंने भी कोडिंग की, प्रोजेक्ट्स किए, टाइम लगाया। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने सिर्फ क्लाइंट के लिए काम नहीं किया, उन्होंने एक कंपनी बनाई। अगर इन्फोसिस सिर्फ एक कंसल्टिंग जॉब होती तो वो वहीं रुक जाती, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जहां हजारों लोग काम करते हैं और वैल्यू एक इंसान से नहीं, सिस्टम से पैदा होती है। यही ओनरशिप है, यही वेल्थ की शुरुआत है। नेवल कहते हैं कि नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी सीखने के लिए अच्छी होती है, डिसिप्लिन सिखाती है, एक्सपोजर देती है। लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहोगे, तो आप हमेशा किसी और के फैसलों पर डिपेंड रहोगे। आपकी इनकम आपके बॉस के मूड, कंपनी के प्रॉफिट और मार्केट की हालत पर टिकी रहेगी। एक लेखक है जो हर किताब के लिए पब्लिशर के पास जाता है और एडवांस लेता है। वो पैसा तब तक आता है जब तक वो अगली किताब लिख रहा है। लेकिन एक दूसरा लेखक है जिसने एक बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना ली। उसकी किताबें सालों तक बिकती रहती हैं, चाहे वो उस साल कुछ लिखे या न लिखे, रॉयल्टी आती रहती है। पहला टाइम बेच रहा है, दूसरा एसेट बना रहा है। नेवल यही फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि अमीरी तब आती है जब आप अपनी प्रेजेंस से पैसा अलग कर देते हो, जब आपका बनाया हुआ कुछ प्रोडक्ट, बिजनेस, कंटेंट, सिस्टम आपके बिना भी काम करता है। वहीं एक फ्रीलांसर है जो हर प्रोजेक्ट खुद करता है। क्लाइंट गया, काम गया, पैसा गया। वहीं दूसरा फ्रीलांसर धीरे धीरे एक एजेंसी बनाता है। वो प्रोसेस बनाता है, टीम बनाता है, क्लाइंट्स वहीं रहते हैं, लेकिन काम कई लोग करते हैं। इनकम अब उसके समय से जुड़ी नहीं रहती। यही शिफ्ट आपको गरीब से अमीर की लाइन के उस पार ले जाती है। नेवल एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि समय बेचने वाला इंसान अक्सर बिजी होता है, लेकिन पावरफुल नहीं होता। और जिसने सिस्टम बना लिया वो ज्यादा बिजी नहीं दिखता, लेकिन उसके डिसीजंस का असर बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग कैलेंडर्स नहीं, कैप टेबल्स देखते हैं। वो ये नहीं पूछते कि आज कितने घंटे काम किया, वो ये पूछते हैं कि मैं किसका मालिक हूं। इस अध्याय के बाद एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ बनाना होगा जो आपके समय के बिना भी वैल्यू दे सके, वरना आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहोगे, लेकिन दौड़ खत्म नहीं होगी। और अब अगला सवाल खुद ब खुद सामने आता है। अगर समय बेचकर अमीरी नहीं आती, तो फिर ऐसा क्या है जो हमें इस दौड़ से बाहर निकाल सकता है? यही सवाल हमें अगले अध्याय तक ले जाता है, जहां नेवल बताते हैं कि वो कौन सी खास नॉलेज है जो स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाते, लेकिन वही नॉलेज वेल्थ की नींव बनती है। चैप्टर 4, आर्म योरसेल्फ विद स्पेसिफिक नॉलेज। अब तक कहानी यहां तक साफ हो चुकी है। पैसा लक से नहीं बनता और सिर्फ समय बेचने से भी अमीरी नहीं आती। तो फिर असली रास्ता क्या है? यहीं पर नेवल रविकांत किताब का सबसे अहम अध्याय लेकर आते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज। वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है तो बाकी सब अधूरा है। स्पेसिफिक नॉलेज वो ज्ञान नहीं होता जो आपको किताबों में रटाया जाता है। ये वो स्किल भी नहीं होती जिसे कोई सिलेबस में डाल दे। ये ऐसा ज्ञान होता है जो आपके अंदर से निकलता है, जो आपको पसंद है और जिसे सीखते समय आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। और सबसे जरूरी बात, इसे कॉपी करना आसान नहीं होता। जरा सोचिए, एक ही कॉलेज से हजारों लोग निकलते हैं, एक ही डिग्री के साथ। फिर सबकी जिंदगी अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि डिग्री कॉमन होती है, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज अलग होती है। कोई मार्केटिंग को समझता है, कोई लोगों की साइकोलॉजी को, कोई टेक्नोलॉजी को, कोई स्टोरी टेलिंग को। यही फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाता है। रतन टाटा को ही देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं सीखा, उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन, एथिक्स और लोगों को एम्पावर करने की कला सीखी। ये चीजें किसी MBA की किताब में स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलती।
यही वजह है कि उनके डिसीजन सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लेगेसी बनाते हैं। ये उनकी स्पेसिफिक नॉलेज थी जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। जेफ बेजोस को देखिए। अमेज़न शुरू करते वक्त उन्हें रिटेल का कोई ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्हें एक चीज बहुत साफ दिख रही थी, इंटरनेट का फ्यूचर और कस्टमर ऑब्सेशन की ताकत। ये नॉलेज न किसी एग्जाम में आती थी, न किसी सिलेबस में, लेकिन इसी समझ ने अमेज़न को एक बुक स्टोर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में बदल दिया। नेवल कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज अक्सर आपकी क्यूरियोसिटी से पैदा होती है। जो चीज आपको बचपन से अट्रैक्ट करती है, जिस पर आप बिना थके घंटों काम कर सकते हो, वही आपकी असली ताकत होती है। और जब ये नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ जुड़ती है, तो वही आपकी अनफेयर एडवांटेज बन जाती है। मान लीजिए 2 लोग वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। एक सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना सीखता है, दूसरा स्टोरी टेलिंग, इमोशंस और ऑडियंस साइकोलॉजी को भी समझता है। दोनों टेक्निकली एडिटर हैं, लेकिन दूसरा वाला बहुत आगे निकल जाता है। फर्क टैलेंट का नहीं, डेप्थ का है। नेवल एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज को नौकरी से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप रिवॉर्ड करता है, क्योंकि जॉब में आपको रोल के हिसाब से पे मिलता है, लेकिन बिजनेस में आपकी यूनिकनेस के हिसाब से। जितने ज्यादा यूनिक हो, उतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं जानते, वो एक चीज बहुत गहराई से जानते हैं और उसी के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। इस अध्याय के बाद यह साफ हो जाता है कि अमीर बनने का रास्ता भीड़ में खड़े होने से नहीं निकलता। रास्ता निकलता है खुद को अलग बनाने से, ऐसी स्किल बिल्ड करने से जो आपकी पहचान बन जाए, न कि सिर्फ आपकी नौकरी। और अब अगला सवाल उठता है, अगर हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज आ जाए तो उसे बड़े लेवल पर कैसे इस्तेमाल करें? अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है। इसी सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलता है, जहां नेवल बताते हैं कि आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार क्या है, लेवरेज, और कैसे प्रोडक्ट और मीडिया एक इंसान को लाखों तक पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 5, प्रोडक्ट एंड मीडिया आर न्यू लेवरेज। अब तक ये साफ हो चुका है कि अमीरी समय बेचने से नहीं आती, और सिर्फ मेहनत भी काफी नहीं होती। आपके पास स्किल होनी चाहिए, और वो स्किल खास होनी चाहिए। लेकिन नेवल रविकांत यहीं रुकते नहीं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास सबसे बेहतरीन स्किल भी है, लेकिन आपके पास लेवरेज नहीं है, तो आप फिर भी लिमिटेड ही रह जाओगे। और यहीं से ये अध्याय शुरू होता है, प्रोडक्ट एंड मीडिया आर न्यू लेवरेज। पुराने जमाने में लेवरेज का मतलब होता था ज्यादा लोग या ज्यादा पैसा। अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको या तो मजदूर रखने पड़ते थे या भारी कैपिटल लगानी पड़ती थी। इसलिए अमीरी कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहती थी। लेकिन इंटरनेट ने यह पूरा खेल बदल दिया। आज एक अकेला इंसान भी ऐसा काम कर सकता है जो पहले पूरी कंपनी करती थी। एक लैपटॉप, एक आइडिया और एक सही प्लेटफॉर्म, बस इतना ही काफी है। नेवल कहते हैं कि प्रोडक्ट और मीडिया ऐसे लेवरेज हैं जो एक बार बनते हैं और बार बार वैल्यू देते हैं, बिना आपके वहां मौजूद हुए। एक एजुकेटर है जो रोज क्लासरूम में पढ़ाता है, जितने बच्चे उतनी इनकम। लेकिन एक दूसरा एजुकेटर है जिसने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, वही नॉलेज, वही मेहनत, लेकिन अब वो कोर्स हजारों लोग देख सकते हैं। पहले उसकी रीच एक कमरे तक थी, अब पूरी दुनिया तक। ये फर्क टैलेंट का नहीं, लेवरेज का है। बायजू रविंद्रन ने भी टीचिंग से ही शुरुआत की थी। वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया, वही टीचिंग एक प्रोडक्ट बन गई। अब वही नॉलेज लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। अगर वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रहते तो कहानी कभी इतनी बड़ी नहीं होती। कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट को ही देख लीजिए। वो हर वीडियो में फिजिकली मौजूद होते हैं, लेकिन असली ताकत उनके मीडिया लेवरेज में है। एक वीडियो बनता है और करोड़ों लोग उसे देखते हैं। वही एफर्ट अगर 1 to 1 किया जाए तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन मीडिया ने एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। नेवल कहते हैं कि प्रोडक्ट और मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आपको कोई बॉस अप्रूव नहीं करता, कोई गेटकीपर नहीं बैठा होता। अगर आपके पास स्किल है और आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, तो इंटरनेट आपको ऑडियंस दे देता है। प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल चीज नहीं होता। प्रोडक्ट हो सकता है सॉफ्टवेयर, ऐप, कंटेंट, बुक, कोर्स, टूल, कुछ भी जो एक बार बने और बार बार यूज हो। मीडिया भी सिर्फ फेम के लिए नहीं होता। मीडिया अट्रैक्शन का इंजन होता है, जो सही प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाता है।
नेवल इस अध्याय में एक खतरनाक भ्रम भी तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग बिजी दिखने को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। दिन भर मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स सब चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बन रहा जो उनके बिना भी चल सके। जबकि प्रोडक्ट बनाने वाला इंसान कई बार शांत दिखता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। एक और एग्जाम्पल सोचिए। एक कंसल्टेंट हर क्लाइंट के लिए अलग अलग सॉल्यूशन देता है, काम खत्म, पैसा खत्म। वहीं दूसरा कंसल्टेंट अपने अनुभव से एक टूल या फ्रेमवर्क बना देता है। अब वही नॉलेज हजारों लोग यूज कर सकते हैं। पहला मेहनती है, दूसरा स्केलेबल है। यही स्केलेबिलिटी अमीरी की असली चाबी है। नेवल कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको ऐसा काम करना होगा जो स्केल कर सके। और आज के दौर में स्केल का सबसे आसान रास्ता प्रोडक्ट और मीडिया है। इस अध्याय के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अकेले स्किल काफी नहीं है। स्किल को लेवरेज से जोड़ना पड़ता है, और जब सही नॉलेज, सही प्रोडक्ट और सही डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ आ जाते हैं तब वेल्थ बनती है, शोर मचाकर नहीं बल्कि चुपचाप। और अब एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी सवाल सामने आता है। अगर हमारे पास लेवरेज है, प्रोडक्ट है, मीडिया है, तो हमें ये खेल कैसे खेलना चाहिए? जल्दी जल्दी या धैर्य के साथ? इसी सवाल का जवाब नेवल अगले अध्याय में देते हैं, जहां वो बताते हैं कि अमीरी शॉर्ट टर्म चालाकी से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गेम्स से आती है, और वो भी सही लोगों के साथ। चैप्टर 6, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल। जैसे जैसे नेवल रविकांत की सोच आगे बढ़ती है, वो हमें एक ऐसी जगह लेकर आते हैं जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। यहां मेहनत की कमी नहीं होती, स्किल की भी कमी नहीं होती, लेकिन धैर्य की भारी कमी होती है। नेवल इसे एक सिंपल लाइन में कह देते हैं, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल। ज्यादातर लोग जल्दी जीतना चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी नतीजा। लेकिन नेवल कहते हैं कि जो चीज जल्दी मिलती है वो उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है। असली वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो लंबा खेल खेलते हैं, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनकी सोच भी लंबी होती है। वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। उन्होंने कभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अपना रास्ता नहीं बनाया। उन्होंने कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते समय साल या 2 साल नहीं, दशकों का होराइजन रखा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हमेशा उन्हीं लोगों के साथ काम किया जिन पर वो भरोसा कर सकते थे। उनका बिजनेस मॉडल सिर्फ नंबर्स पर नहीं, रिलेशनशिप्स और इंटीग्रिटी पर टिका हुआ था। यही लॉन्ग टर्म गेम है। नेवल कहते हैं कि शॉर्ट टर्म गेम्स अक्सर जीरो सम होते हैं। मतलब अगर कोई जीतता है तो कोई हारता है। स्टेटस इसी तरह का खेल है। लेकिन लॉन्ग टर्म गेम्स पॉजिटिव सम होते हैं। यहां सब जीत सकते हैं। ट्रस्ट, रेप्यूटेशन और गुडविल समय के साथ कंपाउंड होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंटरेस्ट। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकानी ने जब UIDAI और आधार का काम संभाला तो वो कोई क्विक विन वाला प्रोजेक्ट नहीं था। शुरुआत में क्रिटिसिज्म हुआ, डाउट्स उठे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम किया। आज उसी सिस्टम ने करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना दी। ये काम शॉर्ट टर्म फेम के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए किया गया था। नेवल एक सबटल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म गेम्स खेलने के लिए आपको ऐसे लोग चुनने पड़ते हैं जिनके साथ आप सालों तक काम कर सकें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हो जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो आप भी उसी रास्ते पर चले जाते हो। लेकिन अगर आप इंट्रिगिटी और पैसेंशन वाले लोगों के साथ काम करते हो तो खेल अपने आप बदल जाता है। एक स्टार्टअप एग्जाम्पल सोचिए। एक फाउंडर जल्दी एग्जिट चाहता है, दूसरा कंपनी बिल्ड करना चाहता है। दोनों की डायरेक्शन अलग होगी। जो फाउंडर लॉन्ग टर्म सोचता है वो प्रोडक्ट पर फोकस करेगा, कस्टमर ट्रस्ट बनाएगा। शॉर्ट टर्म वाला सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे भागेगा। कुछ साल बाद फर्क साफ दिखने लगता है। नेवल कहते हैं कि रेप्यूटेशन एक ऐसा एसेट है जिसे आप खरीद नहीं सकते, इसे धीरे धीरे कमाना पड़ता है। और जब एक बार आपकी रेप्यूटेशन बन जाती है तो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढने नहीं पड़ती। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कैरेक्टर पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा तो कई जगह से आ सकता है, लेकिन भरोसेमंद लोग बहुत रेयर होते हैं। इस अध्याय के बाद यह समझ आ जाती है कि अमीरी सिर्फ स्किल और लेवरेज का खेल नहीं है, ये पेशेंस, ट्रस्ट और सही लोगों के साथ चलने का खेल भी है। जो लोग इस हिस्से को इग्नोर करते हैं वो अक्सर रास्ते में ही गिर जाते हैं। चैप्टर 7, जजमेंट इज द डिसाइसिव स्किल। अब तक हम स्किल, लेवरेज और लॉन्ग टर्म गेम्स की बात कर चुके हैं।
लेकिन नेवल रविकांत कहते हैं, इन सब के ऊपर एक चीज है जो तय करती है कि आप जीतेंगे या नहीं। वो चीज है जजमेंट। स्किल आपको तेज बना सकती है, मेहनत आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जजमेंट तय करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। गलत जजमेंट के साथ ज्यादा मेहनत करना दरअसल गलत रास्ते पर तेजी से भागने जैसा है। नेवल कहते हैं कि जजमेंट कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक्सपीरियंस, सेल्फ अवेयरनेस और क्लियर थिंकिंग से बनता है। और सबसे बड़ी बात, जजमेंट को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। सलाह ली जा सकती है, फैसला आपको खुद ही लेना पड़ता है। जेफ बेजोस ने अमेजन की शुरुआत किताबों से की थी। उस समय लोगों ने कहा कि ऑनलाइन बुक्स बेचना रिस्की है। बाद में जब उन्होंने प्रॉफिट्स छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर एक्सपीरियंस में निवेश किया, तब भी लोगों ने उन्हें पागल कहा। लेकिन बेजोस का जजमेंट लॉन्ग टर्म पर टिका हुआ था। आज अमेजॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम है। ये जजमेंट का कंपाउंड इफेक्ट है। नेवल कहते हैं कि अच्छे जजमेंट वाले लोग दूसरों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस क्लैरिटी के साथ सोचते हैं। वो शोर को अनदेखा करना जानते हैं। वो डर और लालच से दूर रहकर फैसला लेते हैं। रतन टाटा ने कई बार ऐसे फैसले लिए जो शॉर्ट टर्म में नुकसान जैसे लगे। जैगुआर लैंड रोवर की एक्विजिशन को ही ले लीजिए। उस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उनका जजमेंट सिर्फ नंबर्स पर नहीं, पोटेंशियल और पीपल पर था। कुछ सालों बाद वही डिसीजन टाटा ग्रुप के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। जजमेंट का एक बड़ा हिस्सा है गलतियों से सीखना। नेवल कहते हैं कि स्मार्ट लोग भी गलतियां करते हैं, फर्क बस इतना होता है कि वो एक ही गलती 2 बार नहीं दोहराते। वो असफलता को ईगो से नहीं, डेटा की तरह देखते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए जजमेंट का मतलब है ये समझना कि कब दृढ़ रहना है और कब पिवट। हर मुश्किल समय असफलता नहीं होता और हर स्ट्रगल सक्सेस का संकेत नहीं होता। इस फर्क को समझना ही जजमेंट है। नेवल ये भी कहते हैं कि अगर आप मेंटल मॉडल्स नहीं बनाते तो आप इमोशंस के भरोसे फैसले लेने लगते हैं। लेकिन इमोशंस शॉर्ट टर्म होते हैं और लाइफ के बड़े फैसले लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखते हैं। इसलिए वो अकेलापन, रीडिंग और थिंकिंग पर जोर देते हैं, क्योंकि जब आप अकेले सोचते हैं तभी क्लैरिटी आती है, तभी जजमेंट शार्पन होता है। इस अध्याय के बाद ये साफ हो जाता है कि वेल्थ या सक्सेस किसी एक स्किल का नतीजा नहीं है। ये सही फैसलों की एक लंबी चेन है और उस चेन की सबसे मजबूत कड़ी है जजमेंट। अब किताब हमें एक्सटर्नल दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया की तरफ ले जाती है, क्योंकि अगर आपका माइंड ही क्लियर नहीं है तो जजमेंट कभी शार्प नहीं हो सकता। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, लक से नहीं, बल्कि क्लियर थिंकिंग, सही स्किल्स और लॉन्ग टर्म विजन से बनता है, तो सवाल ये नहीं है कि मैं अमीर बन सकता हूं या नहीं, सवाल ये है कि मैं खुद को कितना तैयार कर रहा हूं। नेवल रविकांत की इस किताब का असली संदेश यही है, आप किसी को कॉपी करके रिच नहीं बनते, आप अपनी यूनिक अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट और पेशेंस से वेल्थ बनाते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा लेवरेज आपकी सोच है, सबसे बड़ा एसेट आपका समय नहीं, आपकी क्लैरिटी है, और सबसे बड़ा रिस्क है बिना सोचे समझे पूरी जिंदगी भागते रहना। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर किया है, तो यकीन मानिए आपने इसे सही वजह से देखा है। ऐसी ही किताबों की डीप, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में बताइए इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा हिट किया। याद रखिए, आप ओवरनाइट रिच नहीं बनते, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में चल पड़े तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ आएगा यही वो डिसीजन था जिसने सब बदल दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई क्लैरिटी के साथ। धन्यवाद।